अपने देश में पिछले कई सालों से देख रहे हैं हम कि कभी कर्नाटक में ही प्रोफेसर एमएम कलबुर्गी को मारा गया और एमएम कलबुर्गी को जिस तरह मारा गया बिल्कुल हूबहू उसी शैली पर उसी स्टाइल में कल गौरी लंकेश की भी हत्या की गई। और इसके पहले हमने दाभोलकर साहब के साथ देखा कैसे हुआ। इस तरह के बहुत सारे नाम हैं, गोविंद पानसरे के साथ हुआ। और देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त अनेक लोग उस तरह के लोगों के निशाने पर हैं जो भारत के संविधान में यकीन करते हैं और जिनको ये लगता है कि भारत के संविधान का बना रहना देश की डेमोक्रेसी के लिए, देश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। दरअसल ये खतरा उन सब पर मंडरा रहा है, खासकर उन लोगों पर जो बौद्धिक जीवन में, जर्नलिज्म में या यूँ कहा जाए कि विचार विमर्श की दुनिया में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको परेशानी इसी चीज़ से है कि वैचारिक लड़ाई कहीं ना कहीं कमज़ोर की जाए, क्योंकि वैचारिक लड़ाई अगर होगी तो लोग मैदान में आ जाएंगे। तो मैदान में भले उनको अभी दिख नहीं रहे हैं लोग, लेकिन वैचारिक लड़ाइयों को कमज़ोर करने के लिए मुझे लगता है कि क्योंकि वो जानते हैं कि इन लोगों के पास कोई पार्टी नहीं है, इनके पास कोई संगठन नहीं है, इनके पास कोई भीड़ नहीं है, तो वो ये चाहते हैं कि इनको डरा करके और इनको चुप करा दिया जाए, कुछ एक टारगेटेड किलिंग्स के जरिए इनको ख़त्म कर दिया जाए। ये कुल मिलाकर है। हाँ सर, जब नेहरू जी के दौर की बात होती है तो अक्सर एक कहानी आती है कि वो कहते थे कि हाँ, विपक्ष का होना ज़रूरी है ना, विपक्ष की आ जानी चाहिए। देश वहाँ से चला और फिर यहाँ पहुँच गया कि विपक्ष में जो बोले उसकी हत्या कर दी जाए। तो ये 60 सालों में देश वहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो ये कितना भयानक है भारत के लिए, देश के स्तर पे। देखिए, इसके पीछे कहानी ये है कि अभी जो मौजूदा सत्ता संरचना पर काबिज लोग हैं, ये असहमति की किसी भी आवाज़ को पसंद नहीं करते। कांग्रेस के रिजीम में ऐसा नहीं कि सब कुछ बहुत महान था। तानाशाही और निरंकुशता के जो लक्षण थे, जो बीज थे, वहाँ भी थे। और एक दौर आया जब असहमति की, विरोध की तमाम आवाज़ों को कुचला गया इमरजेंसी के दौरान। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं पिछले 3 सवा 3 साल से, ये एक सतत इमरजेंसी है। देखिए, समूचे इमरजेंसी में अगर आप देखें तो किलिंग्स का हिसाब अगर लें तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता जिसकी हत्या हुई, जो मुझे याद आता है, वो राजन, कालीकट इंजीनियरिंग कॉलेज, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के एक स्टूडेंट की रहस्यमय ढंग से वो गायब कर दिया गया और उसकी फिर बाद में पता चला कि उसको मार डाला गया। कोर्ट ने उस पर कॉग्निजेंस लिया। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो लगातार हम देखते हैं कि कई लोगों की हत्याएं की जा चुकी हैं और वो सभी लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो ये जो गौरी लंकेश के साथ जो हुआ, ये बताता है कि किस निर्मम ढंग से और किस संवेदनहीन ढंग से, बल्कि संवेदनाओं को रौंदते हुए कैसे कारगुजारियां हो रही हैं। और जिस तरह सोशल मीडिया पर हत्यारों के पक्ष में भी तर्क आ रहे हैं, वो तो मैं समझता हूं कि भारत की डेमोक्रेसी के लिए और मनुष्यता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल सर, मैं यही पूछने वाला था कि देखिए, एक कोई भी सरकारें जो करती हैं सत्ता के लिए, वो सबको पता है, ये हमेशा से होता आया है, बहुत पुराने काल से। लेकिन एक आम मनुष्य जो है, इस देश का नागरिक है, वो सही को सही और गलत को गलत कहता है, उस फ़र्क को समझता है। जब भी कुछ गलती होती है तो वो चाहे कोई भी करे। लेकिन अब देश के अंदर ये जो दो खाने बंटते जा रहे हैं कि भाई, एक किसी की हत्या हो गई, उसके 1 घंटे बाद आप उसके खिलाफ ऐसे ऐसे शब्द दिखने लगे हैं जो कहना भी मुनासिब नहीं हो पाता है कैमरे के सामने एक ठीक ठाक आदमी के लिए। तो ये देश को जो देश जो इस तरीके से बंट गया है, तो ये इसकी एक ऐसी साजिश है। बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। देखिए, यही संकट है अपने देश की डेमोक्रेसी का कि पहले लोग एक दूसरे के विचारों से असहमत होते थे, एक दूसरे से झगड़ लेते थे, विचारों के स्तर पर लेख लिखते थे एक दूसरे के, तुम गलत हो, हम गलत सही हैं, वगैरह वगैरह। अभी यह है कि जो आप अगर असहमत हैं तो आप देशद्रोही हैं, आप खतरनाक हैं, आप दुश्मन हैं। पहले ये दुश्मन बनाने का जो, या दुश्मन के रूप में आपको प्रोजेक्ट करने का या पेंट करने का, ये रिवाज नहीं था। ये रिवाज हाल के वर्षों में शुरू हुआ है और यही बताता है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी का कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी नामो निशान शायद उसको मिटाने की कोशिश हो रही है और काफ़ी हद तक उसमें उनको सफलता भी मिल रही है। केवल 31% का अगर सपोर्ट देखा जाए अगर इस सरकार को है, लेकिन पूरी एक बड़ी आबादी को, उसको रौंदा जा रहा है। जैसे लगता है कि उसके पास कहने के लिए
अपनी बात को असर्ट करने के लिए इस स्पेस में उनको कोई जगह नहीं मिल रही है। ऐसा लगता है उनके लिए स्पेस ख़त्म की जा रही है। ये डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं ज़रूर खतरे के मुहाने पर है। सर जावेद अख्तर का ट्वीट था कि उन्होंने नाम लेके लिखा था दावोलकर, कलबुर्गी और फिर लंकेश जी का, कि एक तरह के लोग मारे जा रहे हैं, और उन्होंने फिर सवाल उठाया कि कौन एक तरह के लोग मार रहे हैं इन्हें। बिल्कुल ऑब्वियस है, और ये सवाल मैं नहीं समझता कि काल्पनिक है, बिल्कुल जेन्युइन सवाल यह है, क्योंकि आखिर एक ही तरह के लोग क्यों मारे जा रहे हैं। सच है, जो लोग असहमत हैं, जो लोग संविधान के पक्ष में हैं, जो लोग डेमोक्रेसी के पक्ष में हैं, जो लोग बहुलतावाद के पक्ष में हैं, जो लोग सोशल जस्टिस के पक्ष में हैं, लोग तो वही मारे जा रहे हैं। इसलिए बिल्कुल ये सवाल वाजिब है कि मारने वाले भी एक ही तरह के लोग हैं, जो बिल्कुल अलग हैं। सर आप जैसे लोग हैं जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अभी के डेट में पहली पंक्ति में खड़े हैं जर्नलिज्म, भारत के जर्नलिज्म में, तो आप लोगों की और आप लोग भी असहमतियां जताते रहते हैं सरकारों से, सत्ता से, अपनी बात जो अपनी आवाज़ है, जो निर्भीक होकर, जो एक जर्नलिस्ट का काम है, जो लंकेश करती थी वो लिखते रहें, तो आप लोग भी खतरा महसूस करते हैं ऐसी घटनाओं के बाद? सरकार तो शायद यही चाहती है कि आप लोग माने जो असहमतियों के स्वर हैं वो डर जाएं, तो क्या ऐसे लोग डर जाएं? इसमें बिल्कुल देखिए, अगर आप गौरी लंकेश के आर्टिकल्स को देखें, उनके एडिटोरियल्स को देखें, उनके फेसबुक और ट्विटर पर उनके कमेंट्स को देखें, तो वो स्वयं भी ये जानती थी कि वो निशाना बन रही हैं और उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर संविधान को, समाज को, लोकतंत्र को वाकई बचाने की कोशिश करनी होगी, जनता के साथ बुद्धिजीवियों को भी, लेखकों को भी और पत्रकारों को भी, तो ये तो जोखिम लेना पड़ेगा। और इस जोखिम को लिए बगैर मैं नहीं समझता कि जमहूरियत की लड़ाई को बहुत आगे ले जाया जा सकता है, और ये खतरा तो हम सब पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुबह से ही इस घटना को देख रहे होंगे, आप लोग यहाँ पे आए, तमाम आपके साथी हैं जो एडिटर्स गिल्ड वगैरह में हैं, तो क्या सरकार की तरफ से कोई मैसेज आया, कोई शोक संदेश आया, एक जताया गया कि? मैंने तो अभी तक नहीं देखा। आमतौर पे हमारे देश के सत्ता खामोश है। हमारे देश के जो बड़े लोग हैं, खासकर सत्ता संरचना में जो डोमिनेंट हैं, वो अक्सर ट्विटर पर बड़े एक्टिव होते हैं, लेकिन पता नहीं, मैं भी बहुत ट्विटर पर एक्टिव नहीं हूँ, तो मैं नहीं जानता कि बड़े लोगों का ट्वीट खबर चल गई होती है अगर ऐसा होता। मैंने देखा नहीं। तो ये बड़ा हैरतंगेज है। और सबसे बड़ी बात है कि जायज़ ठहराने की, आपराधिक गतिविधियों को जायज़ ठहराने का जो एक रिवाज दिखाई देता है सत्ता संरचना में, जो अभी जो ताकतवर शक्तियां हैं उनके बीच में, वो डरावना है, और वो कहीं ना कहीं बताता है कि फासिज्म कदम ताल कर रहा है। तो आप लोग की क्या, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो फिर से आपस में बैठेंगे, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे? और एक देखो, ये जर्नलिस्टों की केवल लड़ाई नहीं है, मैं नहीं समझता। आपने लिखा भी था कि यहाँ आंदोलन हुए और लोगों को सामने आना होगा वहाँ की, तो क्या जो देश के लोग हैं जो चाहते हैं कि हाँ, जो आवाज़ें असहमति की हैं वो आनी चाहिए सामने, उनको भी साथ आना होगा? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत की जो लड़ाई है, ये लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई है, ये केवल लेखकों, बुद्धिजीवियों से नहीं लड़ी जा सकती। लेखक, बुद्धिजीवी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इतना, तो ज़रूर जनता को और समाज के अन्य तबकों को, खासकर जो सियासी कतारें हैं, उनको गोलबंद होना पड़ेगा। वहाँ सबसे बड़ी समस्या है इस देश में कि जो राजनीतिक विपक्ष है वो ऐसा लगता है कि सोया पड़ा है। ये भी नहीं बोल रहा है। जी बोल रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ में वो दम नहीं है, वो मोबिलाइजिंग कैपेसिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई समस्या तो है। इसको हमें तवज्जो देनी पड़ेगी और इसको मंजूर करना पड़ेगा। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मिलेश जी, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्ता।